हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में मैं अपनी ये दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को हम लोग नागरिकता भी कहते हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता या सिटीजनशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और भारतीय संविधान में सिटीजनशिप के टॉपिक को संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक इस संबंध में बात की गई है। तो आज सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, भाग 2 और संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि नागरिकता हमें एक अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के निवासियों को एक विशेष अधिकार प्राप्त होंगे और वो जो विशेष अधिकार हैं वो विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। इन दोनों में अंतर यही है कि जो अधिकार भारत में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त होंगे वो विदेश से अगर कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तो वो अधिकार उन लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात नागरिकता हमें अधिकार प्रदान करती है जो अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपनी वीडियो को और आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं पर बात कर लेते हैं इसके संबंध में कि संविधान में अभी हमने 5 से लेकर 11 की बात की थी, तो संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं। भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं। भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं। जबकि अगर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो अनुच्छेद 9, 10 और 11 में इस नागरिकता के संबंध में विशेष प्रावधान हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 भारत की नागरिकता के संबंध में विशेष व्यवस्थाएं दी हुई हैं और अनुच्छेद 9, 10, 11 में इनके संबंध में विशेष प्रावधान हैं। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता प्रदान करता है, इसे हम लोग सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। सिंगल सिटीजनशिप अर्थात भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, ना कि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक कहलाएगा, मध्य प्रदेश का नागरिक कहलाएगा। भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक बोला जाएगा, किसी प्रदेश का नागरिक नहीं बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में सबसे पहले बात करें तो भारतीय नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम एक संशोधन अधिनियम सबसे पहले 1955 में पारित किया गया था। ये जितने भी अधिनियम हैं ये सभी के सभी आवश्यक हैं। इनके वर्ष आप लोगों को याद होने चाहिए। हम लोग संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं
और संशोधन अधिनियम का मतलब है कि भारतीय संविधान में किस किस वर्ष नागरिकता से संबंधित नियमों में कुछ कुछ परिवर्तन किए गए। तो पहला संशोधन अधिनियम 1955। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1986 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1992। काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं और एक एक ईयर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता रहूँगा आगे चल के। यहाँ एक POI कार्ड के बारे में, PIO कार्ड के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। ये भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित ही है, PIO। और ये PIO क्या है, इसकी फुल फॉर्म हो सकती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसे हम लोग भारतीय मूल व्यक्ति, भारतीय मूल व्यक्ति कार्ड, भारतीय मूल व्यक्ति कार्ड कहते हैं। ये एक प्रकार का कार्ड होता है जो भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, PIO कार्ड क्या है। इस कार्ड को भारत में 2002 से शुरू किया गया था, मतलब इस कार्ड को 2002 में आरंभ किया गया। और वो व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं परंतु भारतीय मूल के हैं, और भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में आने के लिए किसी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अर्थात इस कार्ड के द्वारा, जो हमारा PIO कार्ड है, इस कार्ड के द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को बिना वीज़ा के भारत आने की सुविधा दी गई है। तो जिस व्यक्ति को ये कार्ड दिया जाता है वो भारतीय मूल का है, और जब वो भारत में घूमने के लिए आएगा उसे किसी प्रकार के वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। और इस कार्ड को जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो कुछ शुल्क लिया जाता है, अर्थात इस कार्ड को जिस व्यक्ति को इशू किया जाता है उससे 1000 अमेरिकी डॉलर लिए जाते हैं। $1000। तो $1000 अमेरिकी डॉलर के शुल्क पर इस कार्ड को दिया जाता है। और इसकी वैधता, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितने साल के लिए है, ये है 15 साल के लिए। 2002 में इस कार्ड को शुरू किया गया, भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया जाता है, इसे PIO कार्ड कहते हैं। जिस व्यक्ति को दिया जाता है उससे कितना शुल्क लिया जाता है, 1000 अमेरिकी डॉलर लिया जाता है। और कितने साल के लिए दिया जाता है, 15 साल के लिए दिया जाता है। लगभग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पूरे विश्व में इस प्रकार के कार्ड लगभग कितने लोगों के पास हैं, तो एक अंदाज़ा बताया जाता है कि वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ लोगों को ये कार्ड जो है जारी किया जा चुका है। हम लोग PIO कार्ड की बात कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इसको समझाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कानूनी दर्जे वाले व्यक्ति। कानूनी दर्जे वाले व्यक्ति अर्थात कानूनी दर्जे से जो नागरिक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से नागरिक हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला तो जो है भारत का नागरिक ही होगा, इसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया कहेंगे। दूसरा, अगर देश के अंदर किसी तरह के शरणार्थी आते हैं, शरणार्थियों को इंग्लिश में हम लोग रिफ्यूज़ी कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो नागरिक हैं वो हैं
विदेशी लोग, विदेशियों को यहाँ पर एलियन कहते हैं। और चौथे प्रकार के जो नागरिक हैं वो हैं राज्य विहीन, स्टेटलेस। कोई स्टेटलेस, ये चार प्रकार के नागरिक हैं। अर्जित किया हुआ क्षेत्र जो भारत ने किसी दूसरे देश से अर्जित किया हो, किसी दूसरे क्षेत्र से अलग हुआ क्षेत्र, वहाँ के लोग राज्य विहीन कहलाते हैं, स्टेटलेस कहलाते हैं। ये चार प्रकार के नागरिक होते हैं जिन्हें हम लोग कानूनी दर्जे वाले व्यक्ति कहते हैं। अर्थात चार प्रकार के नागरिक होते हैं कानूनी हिसाब से। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट भी आप टाइम टाइम पर ले सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया था कि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर जिक्र कर लेते हैं। और इकहरी नागरिकता का प्रावधान है मतलब सिंगल सिटीजनशिप। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल सिटीजनशिप की, सिंगल सिटीजनशिप भारतीय संविधान में इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है कि सिंगल सिटीजनशिप वाले जो धारणा है, जो बात है, वो कहाँ से आई है, किस देश से इस सिंगल सिटीजनशिप के नियम को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ये ब्रिटेन से प्रभावित है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है। बात कर लेते हैं अब अपने अनुच्छेदों की। हम लोगों ने सबसे पहले बताया था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 की। अलग अलग टाइम पे अलग अलग अनुच्छेदों के विषय में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता के संबंधी उपबंध कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा, ये अनुच्छेद 5 में बताया हुआ है। अनुच्छेद 5 में क्या बताया है, इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। कि वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। ये बात अनुच्छेद 5 में लिखी हुई है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता के जो संबंधी उपबंध हैं, जो बातें थी, वो अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ था? वो ये लिखा हुआ है कि भारत में जिसका जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 5 में दूसरी बात क्या लिखी हुई है? या ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता का जन्म, माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। मतलब माता या पिता का जन्म भी भारत में होना आवश्यक है। और तीसरा जो अनुच्छेद 5 में है, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय एक लाइन ये जोड़ी गई कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले से भारत में रहा हो। ऐसा व्यक्ति, एक तो जो भारत में जिसका जन्म हुआ हो, या जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से लगभग 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, वो भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 5 में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 भी भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित उपबंधों को एक्सप्लेन करता है। अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 6
बताता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित जो भैया जी प्रावधान हैं, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हैं वो कहाँ ज़िक्र किया गया है उनका, अनुच्छेद 6 में। मतलब जब जब विभाजन हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान से बहुत से लोग भारत में आ गए थे। तो भारत में आने पर उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, यह बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 6 में लिखी हुई है। लेकिन यहाँ एक निश्चित डेट बना दी गई कि इस डेट से पहले जो आदमी पाकिस्तान से भारत आ गया वो व्यक्ति को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 से संबंधित बातें क्या है, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा। वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से सीधे कहाँ आ गए? भारत आ गए। इनका ज़िक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 6 में किया गया है। और ये जो डेट थी भैया जी, ये डेट थी 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। ये 19 जुलाई 1948 क्या है? अर्थात जो व्यक्ति, यहाँ पर देख लेते हैं, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से कहाँ आ गए? भारत आ गए, तो उन्हें अपने आप भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, ये लिखा, जो आदमी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, उन्हें भारत में लगभग 6 माह तक या 6 महीने तक पहले क्या करना होगा? निवास करना होगा। वो पहले भारत में निवास करेंगे लगभग कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने निवास करने के बाद उन्हें भारत सरकार के सामने या भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा। भारत सरकार के पास उन्हें क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके बाद उन्हें सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये अनुच्छेद 6 में लिखी हुई बात है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी लोग पाकिस्तान से निकलकर भारत आ गए, उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, उन्हें लगभग 6 महीने भारत में निवास करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें भारत सरकार के समक्ष एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन में उन्हें अपनी सामान्य जानकारी देनी होगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद भारत सरकार उन्हें सिटीजनशिप देगी। तो ये बात है अनुच्छेद 6 की, और अनुच्छेद 6 में जो है उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें समझाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब हम अनुच्छेद 6 तो हमारा हो गया, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 की बात कर लेते हैं। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है? बिल्कुल लगभग 6 की तरह ही है, पर थोड़ा सा विपरीत है। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत के विभाजन के टाइम भारत से निकलकर कहाँ चले गए?
पाकिस्तान चले गए, मतलब बहुत से लोग भारत से निकलकर पाकिस्तान चले गए थे। तो अनुच्छेद 7 में उनके बारे में कुछ जिक्र किया गया है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अनुच्छेद 7 है, इसमें जिक्र किया गया है। इसे ले लेते हैं। तो इसमें क्या बताया कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया। भारत से कहाँ चला गया भैया जी? पाकिस्तान। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, तो उसकी भारत की जो नागरिकता है, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। जो व्यक्ति भी 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, अर्थात उनकी नागरिकता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति, थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं, अनुच्छेद 6 में ही लिखा हुआ है, अगर ऐसा व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त हो गई। लेकिन अगर उनका वहाँ मन नहीं लगा, या उन्हें लगा कि हमने यहाँ आकर गलती की, या किसी कारणवश वो भारत से पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन वो वहाँ नहीं रहना चाहते और वो वापस पाकिस्तान से कहाँ आना चाहते हैं? भारत आना चाहते हैं, रिटर्न। तो ऐसे लोगों को यहाँ वापस आकर सबसे पहले भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें यहाँ की क्या मिलेगी? सिटीजनशिप हासिल होगी, सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये अनुच्छेद 6 में इसके बारे में बात की गई है। तो मैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक ये बातें पहुँचा सकूँ। बढ़ते हैं आगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद हमारा है इस बार 8। ध्यान से देखेंगे, अनुच्छेद 8 है हमारा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? 6 और 7 तो हो गए। अनुच्छेद 8 में एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 8 में ऐसे लोगों का जिक्र है जो भारतीय मूल के हैं, या तो इनका जन्म भारत में हुआ हो या इनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तो भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, उनके संबंध में अनुच्छेद 8 में जिक्र किया गया है कि क्या उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्या उनकी नागरिकता बनी रहेगी। तो ऐसे लोगों के लिए जो भारतीय मूल के लोग हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, वहीं पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहीं पर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विषय में अनुच्छेद 8 में भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो शॉर्टकट तरीके से इसको समझ ही लिया आपने अनुच्छेद 8 को, कि अनुच्छेद 8 किस विषय में जिक्र करता है। हम बात करते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद के बारे में। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 9। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है? तो हमने अभी बात किया था कि अनुच्छेद 8 में कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ उस देश की नागरिकता हासिल कर ली, अर्थात जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उन्होंने विदेशी राज्य की नागरिकता, इसे पूरा लिख लेते हैं, विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अर्जित कर ली है। अर्जित कर ली है तो क्या फ़र्क पड़ेगा भारत की नागरिकता पर? अनुच्छेद 9 में ये लिखा हुआ है
कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उसने वहाँ विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी इच्छा से अर्जित कर ली, अपनी इच्छा से उसने वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली है, तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने पर भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 9 में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब अनुच्छेद 9 के बाद अनुच्छेद किसकी बात करते हैं? 10 की। मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे नागरिकता वाला जो चैप्टर है वो ज़्यादा लंबा ना चले और आपको शॉर्टकट तरीके से ही समझ में आ जाए। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको ज़िक्र किया था कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तक जो है भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं, जबकि अनुच्छेद 9 के बारे में मैंने आपको बताया कि ये विशेष उपबंध हैं जो भारत की नागरिकता को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 ये कहता है कि भारत की जो नागरिकता है, अनुच्छेद 10 में मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 10 में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकार नागरिकता के जो अधिकार हैं वो तब तक बने रहते हैं जब तक संसद परिवर्तन ना करे। भारतीय संविधान में नागरिकता के अधिकारों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो भी किसको प्राप्त है? संसद को ही प्राप्त है। तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक संसद उसमें परिवर्तन ना करे। चलते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। ये है हमारा अनुच्छेद 11। थोड़ी देर पहले अनुच्छेद 10 में भी यही जिक्र किया गया था कि नागरिकता के अधिकार कब तक बने रहते हैं? जब तक संसद इसमें परिवर्तन ना करे। तो संसद का जो जिक्र इसमें किया गया है वैसा ही जिक्र लगभग अनुच्छेद 11 में किया गया है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार संसद के द्वारा विनिमय किए जाएंगे। विनिमय किए जाएंगे अर्थात संसद के पास ही अधिकार है संसद के पास ही अधिकार है कि वो नागरिकता के संबंध में जो भी नियम है उसमें परिवर्तन कर सके। चलते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद हाँ, लगभग अनुच्छेद हमारे पूरे हो गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक की बातें संभव है हो गई हैं। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। एक प्रावधान है कि वे लोग
जो जो भारत के नागरिक हैं, शुरुआत में ही जब ये वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि नागरिकता किसे कहते हैं। नागरिकता अर्थात भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और वो अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में तो खैर आगे ज़िक्र किया जाएगा, परंतु वे लोग जो भारत के नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 के अधिकार प्राप्त होंगे। वे लोग जो भारत के नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 के अधिकार प्राप्त होंगे। ये वही अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। और ये मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये सभी के सभी अनुच्छेद मैं आपको मौलिक अधिकार का जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उस समय ज़िक्र करूँगा इनके बारे में। आगे चलते हैं अब अपने थोड़े से और किसी प्रावधान के विषय में जो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ हमारा एक अधिनियम है, मैंने बताया था कि भारतीय नागरिकता से संबंधित भारतीय नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम सबसे पहले 1955 में पास किया गया था। तो भारतीय अधिनियम 1955 क्या कहता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उस पर हल्की सी नज़र मार लेते हैं। इसमें नागरिकता से संबंधित कुछ तरीके बताए थे कि भारतीय नागरिकता अर्जित करने के लगभग 5 तरीके हैं कि भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति कैसे हासिल कर सकता है, भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। तो इसमें ज़िक्र है कि एक तो भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, आदमी जन्म से, कि या तो भारत में उसने जन्म लिया हो भारत की सीमा में। दूसरा, वो भारत सरकार के सामने या भारतीय सरकार के समक्ष रजिस्ट्रेशन करे। रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी कोई व्यक्ति नागरिकता हासिल कर सकता है। तीसरा क्या तरीका है जो भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, एक है देशीकरण। देशीकरण या प्रकृतिकरण। और अगला जो भाग है वो है वंशानुगत या वंश से। और पांचवा जो तरीका है वो है किसी भूभाग को अर्जित करने से। इसमें आप लोग भली भांति देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता हासिल हो जाएगी।
दूसरा, वो भारत सरकार के समक्ष रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का भी तरीका क्या है कि उसके जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो लगभग उससे पहले वो 7 साल से भारत में रह रहा हो, लगभग 7 साल, 7 साल से वो भारत में रह रहा हो। इसका मतलब है कि अर्थात अगर किसी व्यक्ति को 2020 में नागरिकता के लिए 2020 में वो व्यक्ति फार्म भर रहा है तो लगभग वो 2013 से भारत में रह रहा है, 7 साल से भारत में रह रहा है और उसको जो है भारत की नागरिकता चाहिए। तो वो 7 साल के बाद ही भारत सरकार के सामने रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद है देशीकरण या प्रकृतिकरण है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या तो विज्ञान से संबंध रखता हो, कला से संबंध रखता हो, साहित्य से संबंध रखता हो, या वह एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हो जिसे भारत सरकार अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता प्रदान करे। तो ये भी तरीका है भारत की नागरिकता अर्जित करने का। तीसरा है वंशवाद से, इसे हम लोग बाय डिसेंट कहते हैं। वंशानुगत नागरिकता प्राप्त हो सकती है कि कोई वंश है जो पहले भारत में रह रहा था, उसके पूर्वज यहाँ भारत में रह रहे थे, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता जो है दी जा सकती है। और पांचवा है कि किसी भूभाग को अर्जित कर लिया गया, या तो युद्ध के द्वारा अर्जित कर लिया गया या दो देशों के बीच में संधि हो गई और उस संधि से कुछ भूभाग भारत के हिस्से में आ गया, तो ये भी एक तरीका है कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। अब ये तो थी भारत की नागरिकता अर्जित करने के तरीके, हाँ, कि भारत की नागरिकता अर्जित कैसे हो सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भारत की नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। अब हम लोग अधिनियम 1955 की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्त करने के प्रावधान, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो 1955 के नागरिकता अधिनियम में लिखे हुए हैं। तो वो नियम है कि भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला कौन सा तरीका है? पहला तरीका है रिनंशिएशन, इसे हम लोग परित्याग कहते हैं, इसे बोलते हैं परित्याग। दूसरा क्या तरीका है? टर्मिनेशन। ख़त्म करने पर। एक है डेप्रिवेशन, इसे कहते हैं वंचित करना। तो ये 3 तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। परित्याग का जो मतलब है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ सकता है, अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। वो भारत सरकार को आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है। अर्थात स्वयं किसी के द्वारा नागरिकता अगर छोड़ी जाती है तो उसे रिनंशिएशन कहते हैं, अर्थात उसे परित्याग कहते हैं, नागरिकता का परित्याग करना। ख़त्म करने पर है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई देशद्रोह का कार्य कर दिया गया या किसी अन्य कारणों से यदि भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करती है तो उसे कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन मतलब नागरिकता ख़त्म करने पर उसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेशन। तीसरा जो पॉइंट है वो है डेप्रिवेशन। ये डेप्रिवेशन का क्या है कि भारत सरकार नागरिकता से ही इसको वंचित कर दे। अर्थात यदि किसी ने गलत तरीके से
किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से नागरिकता हासिल करी तो सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। या यदि आपको भारत में रहते हुए 5 वर्ष हुए हैं, ये हम लोग कौन से की बात कर रहे हैं, हम डेप्रीवेशन की बात कर रहे हैं। यदि आपको भारत में रहते हुए 5 वर्ष हुए और किसी अन्य देश ने आपको 2 वर्ष की सज़ा दे दी, भारत में आपको रहते हुए कितने साल हुए, 5 वर्ष हुए, और किसी अन्य देश के द्वारा किसी अपराध के चक्कर में आपको 2 वर्ष की सज़ा मिल गई, तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर देगी। ये कुछ तरीके हैं, तो 3 तरीके आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत किए हैं। या फिर इन 3 तरीकों के अलावा एक पॉइंट और भी आ जाता है कि अगर आप लगातार भारत से बाहर रह रहे हैं, भारत से आप बाहर रह रहे हैं, किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है, आपका यहाँ आना जाना नहीं हो रहा है, तो इसका भी एक टाइम पीरियड है। लगभग यदि आप लगातार 7 सालों तक, 7 वर्षों तक अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता ऐसी स्थिति में भी ख़त्म कर दी जाएगी। और ये पॉइंट जो है, ये बात किस में आएगी, ये डेप्रीवेशन में आएगी, आप नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। तो ये तरीके हैं। एक तो तरीका बताया कि अर्जित करने के कितने तरीके हैं, अर्जित करने के लगभग 5 तरीके हैं। दूसरा, समाप्त करने के कितने तरीके हैं, लगभग 3 तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, और ये अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 है, उसमें भी फिर बाद में समय समय पर क्या कर दिए गए, समय समय पर संशोधन कर दिए गए। और वो समय समय पर संशोधन कब कब किए गए, ये हम देखना चाहेंगे। पॉइंट वाइज लिखते चले जाते हैं, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि संशोधन कब कब हुए। तो ये सबसे पहला वर्ष तो आपको याद रखना ही है, 1955 में हुआ, फिर 1957 में, नंबर तीसरा 1960 में, उसके बाद 1985 में, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में, उसके बाद 2016 में, और अभी रिसेंट में जो नागरिकता से संबंधित जो अधिनियम है, जिस पर बहुत ज़्यादा हंगामा देश में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा ये वाला वर्ष नागरिकता से संबंध में, जिसमें एनआरसी और सीएए से संबंधित कुछ संशोधन किए गए हैं, वो है आपका 2019। तो ये संशोधन कब कब हुए, कौन कौन से वर्षों में हुए नागरिकता से संबंधित संशोधन, ये आपके सामने समक्ष हैं। 1955 से शुरू करके और लगभग कब तक चले हैं ये चले हैं 2019 तक। चलिए खैर, बात करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर। आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक हेडिंग आती है एनआरआई, जैसे हमने पीआईओ कार्ड के बारे में बात किया था, उसी तरीके से एनआरआई के बारे में बात कर लेते हैं। एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट, या तो इंडियन कह दीजिए या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कह दीजिए। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, इन्हें हम लोग हिंदी में अप्रवासी भारतीय कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत में नहीं रहते लेकिन भारतीय मूल के हैं, ये अप्रवासी भारतीय हैं, इनके पास भारत की नागरिकता होती है,
लेकिन ये भारत में नहीं रहते। इन लोगों को भारत में वोट करने का अधिकार है। वोट करने का अधिकार होता है, जितने भी एनआरआई हैं वोट करने का अधिकार है। और भारतीय नागरिक को जो अन्य अधिकार प्राप्त होते हैं वो भी इन लोगों को प्राप्त होते हैं। अन्य अधिकार भी इन्हें प्राप्त होते हैं। और अगर अधिकारों की बात की जाए तो एनआरआई जो है देश में अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या एनआरआई भारत में अपना अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, तो कहेंगे कि हाँ, अकाउंट खोल सकते हैं। एनआरआई के बाद हम लोग और बात करते हैं अपने अगले एक हेडिंग और है ओसीआई। ओसीआई, ये ओसीआई क्या है? ओवरसीज इंडियन। ओवरसीज इंडियन, ये इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए। इसे 2015 के संशोधन अधिनियम से प्रस्तुत किया गया। ओसीआई और अधिनियम कौन सा लेकर चलते हैं, बेस कौन सा लेकर चलते हैं? 1955 ही लेकर चलेंगे। और ये भी एक प्रकार का कार्ड है जो 2005 में 2005 में ये क्या किया गया, शुरू किया गया। और जिसे ओसीआई कार्ड मिलता है उसके पास लाइफ टाइम वीज़ा होता है भारत आने का। जैसे पीआईओ में मैंने बताया था कि उसका टाइम पीरियड 15 वर्ष था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो लाइफ टाइम वीज़ा रहेगा और इसमें 3 देशों के नागरिकों को बैन किया गया है लगभग। कौन कौन से देश हैं? 3 नहीं है, थोड़ा सा सॉरी, ज़्यादा देश हैं। ओसीआई किन देशों के नागरिकों को नहीं मिलेगा? इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश है, चाइना, अफ़गानिस्तान है। इन लोगों को ये ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अंत में 2 मिनट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बार उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। गौर करने वाली बात है कि 2019 में नागरिकता से संबंधित जो संशोधन किया गया है, उससे पहले नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या क्या बातें थी, ये थोड़ा सा लगभग 3 या 4 पॉइंट हैं, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या क्या बताया गया कि एक तो बांग्लादेश, ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी।
ध्यान दीजिएगा कि जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आए हैं, लेकिन वो लोग कौन कौन से होने, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यदि यदि ये 6 वर्ष भारत में रहें तो इन्हें नागरिकता दी जाएगी। जबकि इससे पहले जो 1955 वाला था, उसमें ये शर्त 6 वर्ष नहीं थी, उस समय ये शर्त कितनी थी, 12 वर्ष थी। और ऐसी स्थिति में यदि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो भी इन लोगों को 6 वर्ष में रहने के बाद नागरिकता दे दी जाएगी। इस प्रकार का एनआरसी जो है वो सबसे पहले 1951 में असम ने बनाया था। तो ये मेरी वीडियो का आज लास्ट का पॉइंट था, जो कुछ इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों के लिए संभवतः फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, परंतु आज की वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करने के पीछे कारण ये था कि हम अच्छी तरह से इसको आपको समझा दें, पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए, तो जिससे नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं, जो भी संविधान में इससे जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं, उनका ज़िक्र, उनका सारा जो सार है वो आप लोगों को बता दिया जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। लगभग जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें इनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें भी मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, वो सारी आप लोगों के लिए कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।